बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात हो चुके हैं। इंतखाबात के नतीजे में जो नताइज आए हैं उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को शदीद इख्तलाफात हैं और इस हवाले से हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में आवाज़ भी उठा रहा है। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने धांधली का रोना नहीं रोया। किसी ने ज़्यादा रोया, किसी ने कम रोया, उसकी कैपेसिटी में कमी बेशी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस इंतखाबात के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर हैं कि धांधली की आवाज़ें जो हैं वो हर तरफ से सुनाई दे रही हैं। अब मरहला है हुकूमत साजी का, और जो हुकूमत साजी के मराहिल जिस तरह से तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर तो यही लग रहा है कि इतलात और ऐलान शुदा इत्तेहाद के बाद PDM2 टाइप का जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक है PMLN से। और अगर मैं बात करूं बाकी दीगर हुकूमती पार्टीज़ की, तो बाकी जितनी भी पार्टीज़ रह गई हैं वो इस हुकूमत का इत्तेहाद में बिल्कुल हिस्सा डालेंगे। अब मसला ये है जो कि सबसे बड़ा मसला है 2024 की पार्लियामेंट का, कि इस पार्लियामेंट के पास वो 2-3 महीने का वो जो एक ग्रेस पीरियड या जिसको हम वेरी फेमसली हनीमून पीरियड कहते हैं ना, उस हनीमून पीरियड की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान जिस दौराहे पर है और ख़ास तौर पर जिस टाइम के ऊपर जो निगरां हुकूमत है वो इन पाकिस्तान को छोड़ करके गई है, उसमें जो नई आने वाली हुकूमत है उसको सख्त फैसले करने होंगे, उनको सख्त डिसीजंस लेनी होंगी, ऐसी सख्त डिसीजंस जो कि सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि सोशली भी बहुत ज़्यादा सख्त होंगी। तो अगर मैं इसका लुब्बे लुबाब आपको बताऊं आम जबान में, जहां से हम देख रहे हैं, जब से हम इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की आवाम की मजीद चीखें निकलने का वक्त हुआ चाहता है। अब ये कौन से फैसले होंगे और ये फैसले किस तरह से और कब कब होंगे, ये तो खैर हुकूमत बनेगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे जो नौ मुंतखब हुकूमत है उसके चैलेंजेस क्या हैं, और आज का मैंने पैनल खसूसी तौर पर यह दिमाग में रख के मुरतब किया है कि सिर्फ हमने ब्लेम नहीं करना, सीधी बात शो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्राई बेबी नहीं बनना। आज मेरे तीनों मोतबर पैनलिस्ट हुकूमत बनाने वालों को मशवरा भी देंगे। अब मशवरे माने ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज सॉल्यूशंस की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स का हम सबको पता है। तो मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले मुझे इरशाद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। 92 टेलीविजन से वाबस्ता है। हमें ज्वाइन करें जी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मौशी तज्जियाकार हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा पॉलिटिकल हालात पर भी गहरी नज़र रखते हैं, पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये है जी चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। डायरेक्टली इनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टेक इसमें नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरी पाकिस्तानी हैज ऑल द स्टेक इन द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान में बनने वाला है। मैं इरशाद आरिफ साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत का, नई पार्लियामेंट का सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? पार्लियामेंट का सबसे बड़ा चैलेंज तो मौजूद है और इलेक्शन से पहले भी नज़र आ रहा था। मैंने एक आध प्रोग्राम में कहा भी था कि अगर अवामी जो और जज्बात को ना समझा गया और जो मैंडेट अवाम का है उसको तस्लीम ना किया गया, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा पार्लियामेंट के लिए और हुकूमत के लिए वो होगा, उसको अपना जवाब पेश करना पड़ेगा, लेजिटिमेसी का इशू होगा। और वो हमें अब नज़र आ रहा है कि एक सबसे बड़ा ग्रुप जो है, आप उसको जमात करार ना भी दें, एक बड़ा ग्रुप है, उसको नज़रअंदाज करके हुकूमत साजी की कोशिश हो रही है, जो 8 फरवरी को वोट देने वाले अवाम के लिए एक उलझन का बायस है, परेशानी का बायस है। और ऐसी हुकूमत अगर तश्कील पाती है तो वो ज़ाहिर बात है कि अवाम को तो मुतमईन नहीं कर पाएगी, और अवाम अगर पहले भी मुतमईन नहीं होंगे, जब वो देखेंगे कि हमारे मैंडेट को भी चुरा लिया गया है और हम पर सख्त फैसले भी मुसल्लत किए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, नए टैक्स लग रहे हैं, तो वो एक दो अच्छा चीज़ होगी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बेहतर ये था कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरान हुकूमत है वो मिलके ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करते कि इलेक्शन के जो रियल रिजल्ट्स हैं उनकी रोशनी में अवाम को पता चलता है कि जी फलां को मेजॉरिटी हासिल है और किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं है कि सिवाय मुस्लिम लीग के तमाम सियासी जमातें, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग की इत्तेहादी जमातें भी रही हैं और अब भी बन रही हैं, वो जो है धांधली की बात कर रही हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप MQM के बारे में कह सकते हैं।
आपने, हमने, सब ने अपनी आंखों से देखा कि 8 फरवरी को क्या नतज है और 9 फरवरी को उनमें किस तरह रद्द-बदल किया गया। जो बिल्कुल। भी केस हाई कोर्ट में जा रहा है या इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, नतज रोकने के अहकामात जारी हो रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये होगा कि जो मुआशी हालात हैं, पहले माजी में ये काम चल जाते थे, इसलिए कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी ख़राब नहीं होती थी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की ये कैफियत नहीं होती थी, इसलिए इस तरह के जुलूस चल जाया करते थे। अब चूँकि मुआशी हालत हमारी ख़राब है और सियासी अदम इस्तेकाम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इस तरह का सिस्टम चलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल अच्छा होगा इरशाद साहब, और ये सॉरी कोई सॉरी टू कट यू, अच्छी बात बात नहीं होगी मुल्क के बात लिए। लंबी हो जाएगी, सोल्यूशन दे दें। इसका क्या सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या हो सकता है, ये बता दें, मैं फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी चलती हूँ, और भी सवाल करने हैं जी। सोल्यूशन ये है जो 88 में आया था हमें, वो ये था कि जब रिजल्ट्स आए तो आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की सीटें जो थी वो कोई 83 या 84 थी। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके पास अक्सरियत नहीं थी, वो खुद हुकूमत नहीं बना सकती थी। जी। तो उस वक्त भी बाद लोग जो आज भी मुतहर्रिक हैं इस बात के, वो ये कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के आईजाई हुकूमत बना ले। नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त जनाब गुलाम इसहाक खान साहब ने, जनरल असलम बेग साहब ने, जनरल हमीद गुल साहब ने, इन तीनों ने फैसला किया कि नहीं जी, अवामी मैंडेट को माना जाएगा, हमारे तवक्को के ख़िलाफ़ है, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बावजूद जिसकी अक्सरियत है, वो इसहाक खान के मुझे अल्फाज याद है कि ठीक है। अवाम का हुस्न इंतखाब है, अवाम के हुस्न इंतखाब को हुकूमत दे दी जाएगी। उसके बाद मामला, वो जो एक तलखी थी, जो एक महाजराई थी मुल्क के अंदर, वो कम हुई थी, ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके नतीजे में निज़ाम आगे चल पड़ा था। बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है ये इरशाद साहब, मेरे साथ रहिए, आई गॉट योर जिस्ट, लेकिन हम जिस पार्लिमानी निज़ाम में, वहाँ पे भी तो मखलूत हुकूमतें बनती ही हैं। फ़ारूक सलीम साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसके अंदर बिल्कुल अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए इस हवाले से कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। और सर, बिकॉज मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी, आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छी ग्रिप है सर। सो मुझे जहाँ से मैं देख रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम राइट और नॉट, कि जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे तो यूँ समझ में आ रहा है कि जैसे सबसे पहले तो आकर के IMF के एक नए मुआहदे की तरफ जाया जाएगा, और उस मुआहदे को क्रैक करने के लिए, IMF को अपनी तरफ करने के लिए कुछ ऐसे सख्त फैसले, गैस का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना, डीजल का बढ़ना, मतलब महंगाई को उस लेवल पे लेके जाया जाएगा कि मैं और आप कानों को हाथ लगा लेंगे कि तौबा तौबा। जी, मुझे इजाजत दीजिए, पहले वो लेजिटिमेसी वाला जरूर इशू मैं सर। ब्रीफली एड्रेस कर लेता हूँ, फिर हम इकोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, हकीकत, ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछले 50 सालों में 11 इलेक्शन हुए हैं, ये 12वां इलेक्शन था। जो पहले 11 इलेक्शन हैं, उन इलेक्शन, हर एक इलेक्शन के बाद धांधली के इल्जामात लगे हैं। 2018 आपको वक्त याद होगा, इलेक्शन होने के फौरन बाद इतने शदीद और सीरियस किस्म के धांधली के इल्जाम लगाए गए थे कि मुझे याद आता है कि 450 पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवाई गई थी उस वक्त। 2024 के इलेक्शन के बाद अभी जो PTI के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि लगभग 100 एप्लीकेशन हैं उनके पास, 100 पिटीशन हैं जो वो जमा करवाने चले हैं। तो उस हवाले से तो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो धांधली के इल्जाम थे वो कहीं ज्यादा सीरियस थे, लेकिन उसके नतीजे में एक हुकूमत बनी और वो हुकूमत फिर तकरीबन 4 साल जो है वो चली। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि लेजिटिमेसी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 12वां इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन के ऊपर धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, वो लगते रहेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वो पिटीशन जाएंगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल कानून और आइन के मुताबिक उनका फैसला करेगा। हुकूमत साजी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। मईशत के ऊपर आ जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा भी ख्याल है कि सबसे पहला इशू IMF का होगा। मार्च के आखिर तक हमें एक डेलीगेशन एक्सपेक्टेड है वॉशिंगटन से, और बहुत ही सख्त टर्म्स होंगी। मुसीबत यह है कि पाकिस्तान ने कोई 25 अरब डॉलर की, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फॉरेन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, कि 25 बिलियन डॉलर की हमने पेमेंट्स करनी है बैरूनी लेंडर्स को, वो IMF के बगैर होता नहीं। और IMF का पैकेज जो है वो पहले से कहीं बड़ा चाहिए होगा। मिनिमम मेरे ख्याल में कि 6 बिलियन डॉलर का पैकेज चाहिए होगा, और उसके नतीजे में फिर जो मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, जो बाईलैटरल लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वहां से भी मजीद कर्जाजात लेने होंगे,
और फिर वो जो 25 बिलियन डॉलर की हमारी रिक्वायरमेंट है Right. वो जाके कहीं पूरी होगी। तो ये तो हुकूमत की रिक्वायरमेंट है। जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका इस वक्त सबसे बड़ा माशी इशू जो है वो महंगाई का है। बिल्कुल। अभी हुकूमत के अपने आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गैस की कीमतों में तकरीबन 1100% इजाफा हुआ है पिछले 12 महीनों के अंदर। टमाटर कोई 80-90% ऊपर हैं, चीनी 50-52% ऊपर है। तनख्वाहें इस दौरान तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी हैं तो 8-10% से ज्यादा नहीं बढ़ी। उसके नतीजे में जो गुर्बत है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। फिर पावर सेक्टर के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात चाहिए होंगी। देखिए, पावर सेक्टर जो गैस और बिजली का सेक्टर है उसका गर्दिशी कर्जा कहीं 6000 अरब पे ऑलरेडी पहुंच गया है। Oh God. ये इतना बड़ा है कि ये पूरी की पूरी मईशत को अपने साथ ले डूब सकता है। तो ये इस्लाहात जो हैं इसके लिए हुकूमत जो है, हुकूमत सादी जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। और सर प्लीज अलाउ मी टू से दिस फारूक साहब, और बल्कि मैं आपको सोचने के लिए ये वक्त भी दूंगी। मीनवाइल मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जा रही हूँ। आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये तो चैलेंजेस अपनी जगह, इनको जो हैंडल करने वाले जो आयरन मैन होंगे या आयरन वुमन होंगी वो कौन होंगी या कौन होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जस्ट टेक योर टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। हमें बताइएगा कि कौन है या कौन हो सकता है और कौन बेहतर रहेगा, ये जरूर बताइएगा। मैं जरा मीनवाइल अब्दुल्ला गुल साहब से जरा एक टेक ले लूं। अब्दुल्ला गुल साहब, लेजिटिमेसी या IMF, which is going to be the biggest challenge for the parliament which is coming up in next week? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छी दोनों पैनल ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। असल बात यह है कि इरशाद आरिफ साहब की तरफ से मैं करूँगा कि जो उन्होंने बात कही कि चैलेंजेस जो हैं उन्होंने अपने चैलेंजेस बनाए, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज जो है मौजूदा आने वाली हुकूमत का वो ये है कि पार्लिमानी निज़ाम को कैसे बचाएगी, क्योंकि इस पार्लिमानी निज़ाम से लोगों का एतबार जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और स्टैटिस्टिक्स प्रूव कर रहे हैं कि 52% से ये 48% हुआ। दूसरी तरफ इसको कहा जाता है कि जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा, लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एंटी सिस्टम वोट पड़ा और लोगों ने वोट डाला ही नहीं। लोगों ने दरमियान में 2.25 करोड़ नए वोटर लिस्ट हुए, लेकिन वोट जो है वो 48% पड़ा। ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसलिए पहले तो पार्लिमानी निज़ाम की बात करें कि क्या उसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल चाहे वो JUI हो, चाहे वो PMLN हो या दीगर पार्टियां हो, उनका मुझे सफाया नजर आ रहा है आने वाले वक्तों में। अभी अगर जो आरिफ साहब की ही बात कर लें कि 108 की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा को इलेक्शन अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर उस टाइम पे उनको जो है फैसिलिटेट किया गया था। मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद यहाँ बताने का ये है कि बेनजीर भुट्टो उस टाइम पे हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन क्या PTI जो है वो हुकूमत करना चाहती है? क्या माजी के अंदर जब उनके पास कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब था, फेडरल के अंदर उनके पास MNAs मौजूद थे, सेनेटर थे, तो उन्होंने असेंबलियां क्यों तोड़ी? इसका मतलब यह है कि वो जो है कोलिजन कोर्स के ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने अपने साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को जो है वो रखा है, ना कि उन्होंने किसी पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद करने की बात की है। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब यह है कि अगर उनको मौका भी दे दिया जाए तो क्या वो बनाना चाहते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब को ला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? KP के वो प्रोविंस है जिसके अंदर सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है फौज, और 9 मई के अंदर वाकयात में मुलविस हैं जो उनका नामजद है। अब्दुल्ला साहब, मैं तो कहती हूँ माजरत के साथ 9 मई को भूल ही जाएं। जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, उसमें कोई आपको लग रहा है 9 मई, 28 मई तो फलाना मई तो टिंगरा मई, ये तो आप छोड़ दें। आपने जो बीच में बातें की है ना अभी कि जो सियासतदान है वो सारे फारिग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर इसका सोल्यूशन बता दें। अगर सियासतदानों से पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलना, या अगर सिस्टम के अंदर लोगों का फेथ खत्म हो गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हिच यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये ना कहिएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं आपको ये क्यों नहीं कहा जा सकता? आखिर हम इसके ऊपर क्यों नहीं गुफ्तगू करते? क्या दुनिया के अंदर जो है जमहूरियतों की बुनियाद के ऊपर जमहूरी मुल्क चल रहे हैं या उनकी अदलिया की बुनियाद पे चल रहे हैं? आपका 140वें नंबर के ऊपर अदलिया का नंबर है और जमहूरियत का हाल तो पूरी दुनिया में दिगरगू है। अब अगर बात करें, 17 मिलियन लोगों ने PTI को वोट किया और 43.5 ने जो है उसके अगेंस्ट वोट किया। क्या ये जमहूरियत है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या बाकी पाकिस्तान के अंदर जो कौम है, ये तो
13 करोड़ लोग थे, उनमें से ये परसेंटेज निकाल दी। जो 25 करोड़ है उनकी अगर परसेंटेज निकालें तो वो कहां खड़े? ये मतलब एक सवाल है ना। आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बगैर आपका मामला नहीं चलेगा। यहाँ जो पार्टियां हैं वो एक ठीक है। दूसरे को तस्लीम कर रही हैं नफरत की बुनियाद के ऊपर। मुआशी तौर पर मैं आपको बता दूं, जी जी एक तरफ तो ये कहा जाता है, जो बड़ा अहम पॉइंट है जो दोनों शुरका ने बात की, लेकिन मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूं। देखिए, इसके अंदर मुआशी, जब तक इस्तेहकाम मौजूद नहीं होगा, कहने को $10 ट्रिलियन के हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिंध के अंदर 4 और बलूचिस्तान में $6 ट्रिलियन के, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या अमन अमान है? सबसे बड़ा मसला आपका दहशतगर्दी है। जिस मुल्क में बिल्कुल सर, इंसाफ नहीं होगा वहां अमन नहीं आएगा। ये जहां अमन नहीं होगा मैं पॉइंट वहां समझती हूँ। मैं खुशहाली नहीं इसको आएगी। आगे भी लेकर के चलूंगी। प्लीज अलाओ कि मैं एक ब्रेक ले लूं, क्योंकि हमें इंतखाबात से बिल्कुल पहले और ड्यूरिंग इंतखाबात जो हमें फिगर कोट किया गया बाय द सिक्योरिटी पीपल वो था कि 65+ ऐसे अटैक्स जो हैं और ऐसी मजमूम कार्रवाइयाँ जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत संगीन सवालात उठाती हैं, वो अपनी जगह पे बरकरार थे। अगर फ़ोन बंद ना होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन एनीवेज डिस्कस हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, इरशाद आरिफ साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं सेगमेंट आपसे शुरू करना चाहूँगी। आई एम श्योर कि आपने सोच लिया होगा। पहले तो ये बताइए कि इस्लामाबाद में क्या खबर है, कौन बन रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और जो भी बन रहे हैं अगर वो हॉट फेवरेट हैं, मतलब इफ़ इट्स डार साहब, तो क्या डार साहब को बनना चाहिए? पहले आप ज़रा इसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे दीजिए, फिर मैं इरशाद साहब की तरफ बढ़ूँगी। डॉक्टर साहब जी, सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी 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 डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, और जो भी बनेगा क्या वो कैपेबल होगा इन चैलेंजेस को देखने के लिए? सर, जो मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनका भी हमने जिक्र भी किया, डिस्कस भी किया, मेरा ख्याल है कि किसी एक सियासी जमात के पास उसका हल नहीं है। आइडियल तो ये होगा कि तीनों चारों बड़ी जमातें जो हैं इंक्लूडिंग पीटीआई वो कोई इस किस्म का कंसेंसस डेवलप करें, खास तौर पे मईशत के ऊपर, और जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आईएमएफ से डीलिंग है, जिसमें $25 अरब की रिक्वायरमेंट है, जिसमें महंगाई का मसला है, जिसमें पावर सेक्टर के इस्लाहात का इशू है, मिल बैठ के डाइवर्स ओपिनियन आके और सब एक कंसेंसस रीच करके इन बड़े प्रॉब्लम्स का हल जो है वो ढूंढे। अब दिस माइट बी टू आइडियल। ये आइडियल है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। एंड सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन सर, यही तो मसला है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तान के जितने भी द मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वो कंसेंसस ही तो डेवलप नहीं कर पाते ना। आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कौन संभालेगा? इट हैज टू बी अ मैन विद आयरन नर्व सर। देखिए, एक रोल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है वो बड़ी हद तक SIFC के पास चला गया है या मजीद चला जाएगा। जहां पे कंटिन्यूटी की जरूरत थी वो SIFC प्रोवाइड करेगी, जहां पे सीमलेस एफर्ट्स की जरूरत थी। अब देखिए कि जो भी प्रॉब्लम इशू सामने आता है, जैसे अभी FBR को 200 में डिवाइड करने का इशू आया था, वो ब्यूरोक्रेसी ने रोक दिया, वो भी SIFC के पास चला गया। जहां पे भी कहीं झगड़ा उठता है, अगर कोई इस्लाहात की तरफ कदम उठता है और उसको किसी तरह रोका जाता है, तो उसका रेजोल्यूशन जो है वो SIFC के पास चला जाता है। तो दो बड़े सवालात जो मेरे ज़हन में उठते हैं इलेक्शन होने के बाद, कि जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी क्या वो सियासत को तरजीह देगी या मईशत को तरजीह दी जाएगी, और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि पाकिस्तान में सियासत और मईशत के दरमियान एक तफरीक की जाए, जैसे बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में की जाती है। सियासत बेशक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, लेकिन मईशत जो है इज नॉट सब्जेक्टेड टू सिमिलर एंडेवर्स। देखिए, इटली के अंदर दूसरे जंगी अजीम और आज के दरमियान कोई 70 वज़राए आज़म आए हैं, जिसका मतलब यह है कि औसतन हर साल इटली में एक नया वजीर आज़म आता है, और जिसका मतलब यह है कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लेकिन वहाँ की माशी पॉलिसी जो है वो अपने ट्रैक पे चलती रहती है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मईशत और सियासत को अलग अलग कर दिया, तो शायद इसी किस्म की कोई जरूरत पाकिस्तान में भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी एडवाइस और करना भी यही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर इरशाद आरिफ साहब यही लग रहा है कि जो
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सर आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है वो किसको मिलेगी, कौन है फेवरेट उसके लिए? नहीं, अगर मुस्लिम लीग नून बना रही है हुकूमत तो जाहिर बात है इसहाक डार साहब हैं, और कौन हो सकता है। तो डार साहब को होना चाहिए इरशाद साहब। इसहाक डार साहब के जो 16 माह की परफॉर्मेंस है या 12 माह की परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं। जो मेरा बुनियादी सवाल था वो एड्रेस नहीं किया गया, वो ये था कि अगर आप अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। ये जो बात की गई है 4 करोड़ वोट की और 2.25 करोड़ वोट की, देखें पार्लिमानी निज़ाम में पूरी दुनिया में होता है हु फर्स्ट पास द पोस्ट, जिस शख्स ने पहले पहुंचना होता है, जो ज़्यादा मैंडेट लेने वाली पार्टी होती है, वह फिर उसके बाद ये मुकाबला नहीं किया जाता कि बाकी के वोट कितने हैं। जिसको अवाम ने मैंडेट दे दिया हुकूमत करने का वो ही हुकूमत करेगा। वो हम क्यों नहीं मानते कि माहिरीन के मुकाबले में और बाकी जो लोग हैं उनके मुकाबले में अवाम का इज्तिमाई शऊर जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए। इज्तिमाई शऊर से हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और इज्तिमाई शऊर के मुताबिक फैसले करने चाहिए। मैशत जो है, हमने 16 माह के तजर्बे से भी अगर कुछ हासिल नहीं किया तो आगे का खुदा हाफिज है। आगे भी हमें यही सोचना चाहिए कि जब ये इलेक्शन जो होता है, इस इलेक्शन कोई मकसद नहीं होता, इलेक्शन के नतायज मकसद होते हैं कि अवाम के एतमाद की हुकूमत जब आएगी, अवाम थोड़ी बहुत तकलीफ भी इसलिए बर्दाश्त कर लेंगे कि जी हमारे बेहतरी के लिए फैसले हो रहे हैं। लेकिन जिस हुकूमत को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल नहीं होगा और वो फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे, अनरेस्ट होगा, इस्तराब होगा, हिजान होगा, उसके नतीजे में फिर वो जो हुकूमत होगी वो अपने बचाव के लिए ज़्यादा कोशिश करेगी, अपनी बका के लिए ज़्यादा कोशिश करेगी। अवाम के हक में फैसले करने से वो घबराएगी। उसको पता अवाम के हक के में फैसले करते हुए उसको ये होगा कि ये ना हो कि कोई नाराज़ हो जाए। तो इसलिए मैं बुनियादी चीज़ ये जब तक नहीं होगा आगे बढ़ना मुश्किल नज़र आता है। देखें अब जो इस वक्त जो सूरत है, 11 इलेक्शन हुए, अगर इलेक्शन के नतायज दुरुस्त तरीके से मुरतब नहीं हुए, धांधली हुई, तो बेहतरी क्या आई है मुल्क में। हम 18 से 72 हालत में, ऐसे कौन से इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसमें जिसमें धांधली की आवाजें नहीं आती? ऐसे कौन से इलेक्शंस हैं? कभी ना कभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के अंदर उसके नताइज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नजर आती है, लेकिन क्या इसी को बेस बना करके? नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं, ये बात नहीं। जी सर, धांधली का 1970 के इलेक्शन में किसने धांधली का शोर मचाया था? जब इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे वो भी नजर आएंगे लोगों को, लोगों के आंखों पर भी और बसीरत पर भी एतमाद करें, फरासत पर भी एतमाद करें। लोगों को आपको हमें नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन में 18 में क्या हो रहा था, इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था, इलेक्शन के बाद क्या हो रहा था, और अब इलेक्शन से पहले क्या हुआ और इलेक्शन के दिन क्या हुआ और इलेक्शन के बाद हुआ। जो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन अच्छा, होंगे, अब इरशाद साहब पता क्या, खुद जवाब देंगे कि आप गलत कह रहे हैं। एक मिनट सर जी आप मेरे सीनियर हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन बात ना फिर दूर तक चली जाएगी। फिर मुझे 2013 की बात करनी पड़ेगी, फिर मुझे 2018 की बात करनी पड़ेगी। 13 में 18 में किसको मैंडेट मिला, कैसे मिला, तो फिर हम इसी में बहस करते रहेंगे, हम आगे की बात नहीं करेंगे। तो आपने अपनी आंखों से देखे ना, 2008 के इलेक्शन पर किसी ने इतराज किया था? मुझे बता दें सर, किसी ने इतराज किया था? सर उस टाइम पे परवेज मुशर्रफ साहब बैठे थे, परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब के बैठे हुए कौन एतराज कर सकता था, आप बताएं? नहीं, मुल्क में मार्शल लॉ था ना, मार्शल लॉ में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, 2002 के इलेक्शन पर एतराज हुआ, 2008 के इलेक्शन पर एतराज नहीं हुआ, इसलिए कि उस वक्त सबको नजर आ रहा था कि इलेक्शन डे पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हुई, इलेक्शन के रिजल्ट्स को तब्दील नहीं किया गया, इसलिए कोई नहीं बोला। दो के इलेक्शन पर सब, अब इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है ना, ठीक है, इरशाद साहब मेरे साथ रहिए, सारे चीख रहे थे। आ गया सर आपका पॉइंट आ गया, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे साथ बिल्कुल रहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरे शो के भी वही हालात हैं। इरशाद साहब ने मुझे आगे जाने से इसलिए रोक दिया क्योंकि सही कह रहे हैं,
बहस वही है, मैंडेट को मानना है। पहले मेरे शो में भी मैंडेट को मानेंगे तो फिर हम आगे पार्लियामेंट की बात करेंगे। अभी डार साहब सब भूल जाए। बताएं जी अब्दुल्ला गुल साहब, ये मैंडेट का मसला कैसे हल होगा? ना मुल्क में हल होता हुआ नजर आ रहा है, मेरे शो का तो पता नहीं। अब देखें ना, शो का तो होता है टाइम, मुल्क तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कायम दायम ही रहेगा। तो अब आपने मजीद 5, 10, 15 मिनट और मैंडेट पे बात करनी है तो कर लें, फिर हम इसी के ऊपर शो क्लोज कर देंगे। तो अब्दुल्ला साहब, कैसे इशू सॉल्व होगा सर मैंडेट मानने का? देखें, पहली बात यह है कि जैसे फरूख सलीम साहब ने बात कही, और नेशनल एक्शन प्लान पे ये कौम इकट्ठी नहीं हुई जहां हमारे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, तो बाकी को तो आप छोड़ दें। कश्मीर पे नहीं इकट्ठे हुए, कोविड पे इकट्ठे नहीं हुए, तो ये इसलिए इस बात को तो ये हम एक विशफुल थिंकिंग तो कह सकते हैं। दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि अगर ये धांधली का जो भी इल्जाम लगा, तो धांधली के नतीजे में फायदा किसको हुआ? क्या अगर मुस्लिम लीग नवाज की 92 सीटें आती फिर तो समझ आती, लेकिन 92 सीटें तो आ गई पीटीआई की, केपी के अंदर हुकूमत उनको मिल गई, यानी कि वहां धांधली ठीक है, यहाँ धांधली गलत है। मैं बहरहाल इससे मुबर्रा हट के सारी चीज़ों को, असल बात यह है कि अगर अवामी राय की और उनकी इज्तमाही दानिश के ऊपर बात कर ली जाए, तो पूरी दुनिया जो है इस टाइम पे उनकी इज्तमाही दानिश तो गजा के अंदर बमबारी करने के ऊपर है, और वो तो उसको लेजिटिमाइज करके बैठे हुए हैं। तो फिर क्या इज्तमाही दानिश जो है उसको मान लिया जाए? क्या दुनिया के अंदर 8 अरब लोगों में से 2.25 अरब मुसलमान हैं, तो फिर क्या हम अपने मजहब को जो है वो तर्क कर दें? तो मकसद ये नहीं है, यहाँ कोई बहस बराए बहस नहीं है। यहाँ मकसद जो है वो ये कहने का है कि ये पार्टियां जो हैं इस निज़ाम के तहत जो है डिलीवर नहीं कर रही। चाइना के अंदर आप देखें सक्सेसफुल मॉडल है, और इसी तरीके से सऊदी अरब को अगर आप देखें तो तेल की सिर्फ बात नहीं है, तेल तो नाइजीरिया के पास है और दुनिया के 26वें नंबर के ऊपर उनकी इकोनॉमी आती है, अफ्रीका की नंबर 1 इकोनॉमी है, लेकिन वहां बुरा हाल है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और एक आदमी की जो बात को मानना बड़ा जरूरी है। इसी वजह से जो मैंने आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कही थी, वो इसी बुनियाद के ऊपर जहां हम मजबूत फैसले कर सकें, ये ना हो कि चूं चूं का मुरब्बा बन जाएं। यानी कि ये आप इससे ज्यादा मज़ाक़ा खेज क्या होगा कि हम बैठेंगे तो अपोजिशन के बेंचों पे, लेकिन वजारत उज़्मा और दीगर फैसलों के अंदर मदद करेंगे, पीडीएम 2 भी नहीं कहलाएंगे, और अवाम तो बेवकूफ नहीं है, सदारत भी लेंगे, चेयरमैन सेनेट भी लेंगे, गवर्नरियां भी सबकी लेंगे, और उसके बाद जो है हम पीडीएम 2 भी नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता। अभी इसहाक डार साहब की बात कर ले, अगर इसहाक डार साहब को आप वजीर लाते हैं खजाना, तो क्या माजी के अंदर हमने नहीं देखा कि क्या हुआ? क्या ये हकीकत नहीं है कि डॉलर जो था, जब अब्दुल्ला साहब एक मिनट मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले ये डार साहब का जरा चैप्टर शो में तो क्लोज करते हैं ना, जो मैं काफी टाइम से शुरू करके बंद भी करना चाह रही हूँ, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पा रहा। आपने उसे एक स्टार्ट दिया है सर, तो क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत नून लीग की हो, वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ हो, और फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब के अलावा किसी और को मिल जाए, और फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चल भी जाए, तो क्या ये हो सकता है? ये पाकिस्तान नहीं है ना सर? हाँ जी, नहीं, डार साहब के अलावा भी कोई आ जाए तो ये इस मौजूदा सूरत हाल में आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप यू आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, जिसको उर्दू में कहते हैं ना जाए मानदम ना पाए रस्तम। हु इज द डेविल एंड हु इज द डीप ब्लू सी? ये सर ये बड़ी मुश्किल बात है, मुझे समझ नहीं आती। डेविल कौन है? नाम लेना, सीधी बात में बैठे नाम ले, जल्दी से मैं ब्रेक ले लूं। डेविल तो वही है जिन्होंने इसको इस हालत पे पहुंचा दिया, और डीप ब्लू सी जो है बेचारी कौम है। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आपने कहा था कि अवाम की चीखें निकलेंगी। सॉरी, मैं इस बात से जरा इत्तफाक राय नहीं रखता। चीखें जिंदा लोगों की निकलती हैं, अदमुई लाशों की तो सिसकियां ही निकलती हैं। सर आपने तो पाकिस्तानी अवाम को अदमुई लाशें ही कह दिया, ये आप ना करें, मुझे तो ब्रेक ही लेनी चाहिए। ये मैं सर आपके इन अल्फाज से एग्री नहीं करती। हम जीते जागते लोग हैं सर, मुझे लगता है कि आप बह गए हैं थोड़े से जज्बात में। हम जिंदा लाशें नहीं हैं, बस थोड़े से मायूस हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि पैनलिस्ट क्या सोचते हैं, कैसे आगे लेकर के इन्होंने शो को चलना है, कैसे मुल्क को आगे लेकर के चलना है। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, इरशाद आरिफ साहब हैं। फारूक सलीम साहब आप हैं ना हमारे साथ? जी जी। ये फारूक साहब आप खुद ही एड्रेस कर दीजिए, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। मतलब यहाँ पर तो मैंडेट का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, और ये जायज़ है सर ये जायज़ है, आप इसको मेरी नाराज़गी ना समझिएगा। इरशाद आरिफ साहब जो हैं, मैं बड़ी कदर करती हूँ उनकी राय के भी। इस तरह के और इनकी तरह के स्कूल ऑफ थॉट के ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी आवाम है जिनकी रिप्रेजेंटेशन इरशाद आरिफ साहब कर रहे हैं। और जो अब्दुल्ला साहब ने जिनको लाशें बना दिया है,
मतलब इसको भी आप जरा थोड़ा एड्रेस करें, ये तमाम रिप्रेजेंटेशन हमारी इसी पाकिस्तानी अवाम की है। व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 50 साल और 12 इलेक्शंस की तारीख हमारे सामने है। जमीनी हकीकत यही है कि हमेशा इस किस्म की बहस उठती है इलेक्शंस के बाद और वो डिबेट चलती रहती है। इस वक्त मीडिया के पास भी सिवाय धांधली के चूरन के और कुछ उनको नजर नहीं आता। ये डिबेट चलती रहेगी, ये बहस भी चलती रहेगी, लेकिन मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, मामला हुकूमत साजी की तरफ जाएगा। जो प्योरली नंबर्स गेम है उसमें पीपल्स पार्टी एक सेंट्रल रोल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। उसके बगैर विफाक में हुकूमत नहीं बनती। विफाक में पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली PMLN के साथ बन रही है। सिंध में उनकी अपनी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में उनकी शायद कोalition गवर्नमेंट होगी। एक सियासी मुफाद हर सियासी जमात का एक विफाक में इकट्ठा हो जाएगा कि उनको गिरानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी जो कोalition गवर्नमेंट बनने चली है उसमें मौजूद होगी, उसमें इनहेरेंट होगी। और उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी विफाक में बैठी हो, उसके पास एक सूबा है, उसके अपने सियासी मुफाद में होगा कि विफाक की उम्र चलती रहे। इसी तरह PMLN के पास पंजाब सबसे बड़ा सूबा होगा, उनके भी मुफाद में होगा कि सियासी तौर पे विफाकी हुकूमत चलती रहे। माशी एतबार से ISFC का, SIFC का एक बहुत बड़ा रोल मुझे नजर आता है और वो रोल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी आप समझिए कि उसकी डोमेन बहुत हद तक जो है वो SIFC के पास जाती हुई नजर आती है। फारूक साहब, आपको ये लगता है कि जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं या जैसे मिनिस्ट्रीज हैं या जो इनके ऑफिसेज हैं, क्या ये इफेक्ट होता है पॉलिसी पर कि शख्स कौन बैठा है? क्योंकि सर ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत बेशक नून लीग की होगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा को दी गई है, जिन्होंने इससे पहले एक MNA का इलेक्शन या एक MPA का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। ये उनकी पहली ऐसी माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है और एक पहली जिम्मेदारी है। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई डोंट नो कि कल परसों तरसों क्या खबर आती है, लेकिन सिंध में बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर शायद फरियाल तालपुर साहिबा को एज ए चीफ मिनिस्टर सिंध लगाया जाए। तो ऐसे में हमें दो नए फेसेस मिलेंगे, दो खवातीन के नए फेसेस मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? द डिलीवरेंस, द परफॉर्मेंस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर? देखिए, दिस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, दिस ओनली टाइम विल टेल के फरियाल तालपुर साहिबा वहाँ आती हैं या नहीं आती। मरीम नवाज साहिबा को तो कंफर्म हो गया है। आई थिंक उसकी एक डिपेंडेंसी नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी होगी। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ही रहते हैं और गाइडेंस जो है वो पंजाब के हवाले से, विफाक के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से देते रहते हैं, उसमें बड़ा फर्क पड़ जाएगा उनके तजुर्बे और उनके सियासी शऊर की बिना के ऊपर। आपने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया फारूक साहब, आपको लगता है कि मियां साहब शायद नहीं रहेंगे पाकिस्तान में? अगर वो चले जाते हैं, वापस बरतानिया चले जाते हैं, तो फिर जो है आपके सवाल के अंदर जो वजन है वो बहुत बढ़ जाएगा कि नई हैं, उन तजुर्बाकार भी नहीं है, तो उनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। देखिए, जो PMLN का माशी मॉडल, जो क्लासिक माशी मॉडल रहा है, उसके दो सतून रहे हैं। उसमें रुपये की वैल्यू को डॉलर के सामने मसनूई तरीके से मजबूत रखा जाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसमें मोटरवेज हैं, जिसमें सड़कें, पुल वगैरह हैं, उनके ऊपर बेतहाशा खर्चा किया जाता है। ये माशी मॉडल जो है ये अब चलता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि खजाने में डॉलर्स है नहीं, रुपए को स्ट्रॉन्ग जो है मसनूई तरीके से रखा नहीं जा सकता। पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसके जोर पे GDP की ग्रोथ हासिल की जाती थी, दोबारा से वो PSDP के पास पैसे हैं नहीं। IMF का पैकेज जो है वो बड़ा सख्त है। तो PMLN का जो क्लासिक माशी मॉडल है वो तो अब नहीं चल सकता, वो तो बदलना पड़ेगा, चाहे वो डार साहब वापस आए या कोई और साहब जो है वो वजारत उज़्मा को टेक ओवर करें या फाइनेंस मिनिस्ट्री को टेक ओवर कर ले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस मेरे ख्याल से पॉइंट के ऊपर हम सबका कंसेंसस है और आई थिंक सो ये शायद वाहिद कंसेंसस होगा कि अगर हम PMLN बेंचेस की बात करें तो उनको एक रीवैम्प की ज़रूरत है, जदीद दौर के तकाज़ों के साथ जदीद किस्म की सियासत की ज़रूरत है। मुझे एक ब्रेक लेना है, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, बाकी दोनों पैनलिस्ट की बात सुनेंगे आफ्टर जस्ट शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। इरशाद आरिफ साहब, पंजाब में, सिंध में जो सूरत हाल हुकूमत की, हुकूमती नुमाइंदों की बनती हुई नजर आ रही है, आई नो इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, लेकिन अभी जाहिर सी बात है हुकूमत साजी का मरहला चल ही रहा है, हतमी तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की होंगी। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी? और आप ऐड कर लीजिए, मैंने फारूक साहब से नहीं पूछा लेकिन मैं आपसे मजीद ऐड करके आपसे पूछवा लेती हूँ कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज है, क्या जा रहा है, क्या बाकी ममालिक पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पे जब नून लीग की हुकूमत आती है और उसमें हम इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और सर, इंडिया का पॉइंट इसलिए मैं उठा रही हूँ कि आपको मेरे से बेहतर पता है कि इस साल के एंड में, अराउंड नवंबर में, भारत में भी इलेक्शंस हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारतीय सर्विस के मुताबिक कि नरेंद्र मोदी मजीद ताकत के साथ जो है वो वापस आ रहे हैं। सो अब ऐसे में आपको क्या लगता है वज़ीर ख़ारजा कौन होना चाहिए, और जो भी वज़ीर ख़ारजा होगा क्या वो वजारत ख़ारजा की पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होंगे, कीपिंग द थिंग्स इन माइंड कि पंजाब और सिंध के अंदर जो सेटअप बन रहा है उसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दीजिए सर। अच्छा, मैं बारी बारी बात करूंगा। देखें, इस नए सेटअप में मेरे लिए उम्मीद की वाहिद किरण जो है वो सिर्फ वो SIFC है कि वो एक इदारा मौजूद है, अगर वो परफॉर्म करता है और उसको करने दिया जाता है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते तो मुझे पूरा यकीन था कि वो इसको बरकरार नहीं रहने देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि खुद बना के गए हैं तो मेरा ख्याल है वो बरकरार रहेगा और उसकी वजह से कुछ बेहतर फैसले हो पाएंगे। ये तो एक उम्मीद की किरण है, एक रोशन पहलू है। बाकी मरियम साहिबा यहाँ पंजाब में बने या कोई और बने, हम माजी में मुस्लिम लीग का तर्ज हुकूमत देख चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देख चुके हैं। उसमें बेतहाशा अखराजात होते हैं, फजूल खर्चियाँ होती हैं, लोगों को नवाजने के लिए पुल और सड़कें और ऐसे ऐसी। मियाँ साहब ने फैसलाबाद में ऐलान किया कि 2 मोटरवे यहाँ से गुजर रहे हैं, 2 और मैं गुजारूंगा यहाँ से। तो ये जो नमूद नुमाइश और मुसरफाना अखराजात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज होता है और पाकिस्तान की माशी इन्हितात में मजीद इजाफा होता है। और सर वो बुज़दार साहब का दौर भी तो देखा है ना PTI का, उसको भी शामिल कर लेना सर, वो तो अभी पिछला ही था, उसको भी शामिल कर लें। बुज़दार तो एक नालायक शख्स था, उसमें तो मेरी तो बुज़दार जिस दिन नामजद हुआ उसी दिन मैंने ट्वीट किया था कि इंतहाई नालायक, नाकाम और करप्ट आदमी है। तो मरियम के हवाले से क्या लगता है सर, नया फेस है, मरियम के बारे में बता दें, नया फेस है सर जी? देखिए, मरियम साहिबा जो हैं उससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर भी उनके हवाले से जो गुफ्तगू होती है कि जिस तरह से वो क्या वो ब्यूरोक्रेसी के साथ चल पाएंगी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चला पाएंगी, ये जब वो आ जाएंगी तो उस वक्त ही हम कोई राय दे सकेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आलमी सतह पर देखें, हमारे इलेक्शन को अभी तक सिर्फ चीन ने ये कहा है कि उनका अंदरूनी मामला है, बाकी हर तरफ से एतराज़ात ही सामने हैं, इसको हमेशा मद्देनज़र रखें। और दूसरा इंडिया का जो आपने पूछा है, इंडिया में एक तो इलेक्शन का साल है, दूसरा ये है कि जिस तरह की खिचड़ी यहाँ पक रही है और जिस तरह के इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हो रहे हैं, आपका ख्याल है कि इंडियन जो है वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसको इज्तमाही अंदाज में देखना चाहिए और इज्तमाहीयत से सोचना चाहिए। बाकी अब्दुल्ला गुल साहब ने जो सदारती निज़ाम की बात की है और सऊदी अरब और चीन की, मेरा ख्याल पाकिस्तान है और पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दिया जाए। ना यहाँ बादशाहत आ सकती है, ना उस तरह की आमरीत वन पार्टी रूल आ सकता है जिस तरह चीन में मौजूद है। वो बहुत कामयाब मॉडल हैं, लेकिन उन ममालिक के लिए, हमारे लिए बहरहाल नहीं है। और सदारती निज़ाम अगर यहाँ लाते हैं तो वो एक शख्स होगा जो मकबूल होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा वोट की बुनियाद पर। तो क्या अगर एक शख्स इलेक्शन जीत गया सदर का तो उसको सदर बनने दिया जाएगा, उन नताइज को तस्लीम किया जाएगा? ठीक है सर, बस आखिरी कमेंट अब्दुल्ला साहब, मेरे पास 1 मिनट है, आप काइंडली ज़रा डिस्कशन को समेट दीजिए। आई जस्ट हैव 1 लास्ट मिनट। देखिए, पहली बात यह है कि सूबों के अंदर महाज के साथ जो है वो जाहिर है, क्योंकि सूबों के अंदर अक्सरियत हासिल है, तो जो वफाक के साथ उनकी एक महाजराई भी, और बिल्कुल जिसको कहते हैं शुतर बेमहार चलेंगे तो वो डायरेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक तो ये नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है, मैंने वो अदमुई जो बात कही थी वो इस वजह से कि आपका SIFC के अंदर अभी तक जिस तरीके से मुतवक्का इन्वेस्टमेंट थी वो नहीं आई, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि सिक्योरिटी हालात
और आपका पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आता। इसलिए SIFC को फिर किस तरीके से आने वाली हुकूमत जो है कहीं मार्जिनलाइज ना करने की कोशिश करे, ये भी एक खतरा सर है। ये जो सिस्टम बन रहा है कितनी देर चलेगा? आई हैव टू क्लोज। 5 साल पूरे कर लेगा मेरा सर? ख्याल है कि जो मौजूदा सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 साल से ज्यादा चल पाएगा। लेकिन बहरहाल इस सब के अलावा देखिए, हमें ये नहीं देखना 2 कि साल से हमने ज्यादा नहीं चल पाएगा। इरशाद साहब कितनी देर ये सिस्टम चलेगा? वेरी क्विकली, आई हैव टू रैप अप, कट जाएगा। इसका मतलब है कि एक नाकाम तजर्बा हम करने जा रहे हैं। अल्लाह इसका रहम मतलब करे। ये है कि हम चलिए, एक आई एम नाकाम सॉरी तजर्बा गाइस, करने जा रहे चलें हैं जो 2 साल से जी, ज्यादा बड़ी नहीं अच्छी चल सकता। डिस्कशन रही, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज जी।